चलिए लिखते हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति। तो तीन अवधारणाएं हैं इसमें। तापीय संकल्पना, गत्यात्मक सिद्धांत, नवीन अवधारणा। इस नवीन अवधारणा में ये जेट स्ट्रीम, पठार, एलेनिनो, दक्षिणी दोलन, इतनी नवीन अवधारणा में है। हमने उस दिन बताया था तापीय संकल्पना क्या है कि मानसून, थोड़ा सा इसमें लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने का पेज नंबर चाहिए, पेज डायग्राम में खूब बना होगा, क्योंकि मानसून बहुत लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते, समझ में आता नहीं है या दिमाग में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज मानसून आपकी पक्का समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन डायग्राम बनाने के पीछे मत रहिए, पेज मत बचाइए। आज बहुत डायग्राम इस पे बनेंगे तब आके समझ में। पेज नहीं बचाना, 2 लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, शुरू करें। तापीय संकल्पना में क्या बताया था कि एडमंड हेली ने बताया था कि मानसून क्या होता है, लैंड ब्रिज सी ब्रिज का विस्तारित रूप है। तो इन्होंने बताया था, थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए। पहले लिखिए मानसून अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। मौसिम, जिसका अर्थ होता है ऋतु, सीजन। इसका प्रयोग अरब सागर में चलने वाली पवनों के मौसमी उत्क्रमण में सोतला रिवर्स हो जाती है। उत्क्रमण रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय चलने वाली पवनों के उत्क्रमण के लिए। उत्क्रमण दिशा उलट जाना, 6 महीना इधर डायरेक्शन चल, 6 महीना उलट जाने के लिए किया जाता है। हेली का तापीय सिद्धांत, क्या हेली का तापीय सिद्धांत, ये पहला आते हैं। तापीय सिद्धांत एडमंड हेली ने 1686 में तापीय सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून एक बृहद पैमाने पर विस्तारित स्थल एवं सागर समीप है। स्थल एवं बृहद पैमाने पर विस्तारित स्थल एवं सागर समीर है, जो महासागरों एवं
महाद्वीपों के विभेदक मौसमी ऊष्मन के कारण उत्पन्न होता है। विभेदक ऊष्मन, विभेदक अंतर ऊष्मन कारण, विभेदक ऊष्मन यह होता है, ये देखिए ये सागर है, ये स्थल है। स्थल पर और इतनी ही ऊष्मा आती है तो विशिष्ट ऊष्मा मैंने बताया था, इसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी ग्राम है और इसकी 0.19 है। यानी कि 1 ग्राम पदार्थ को गर्म करने के लिए, 1 सेंटीग्रेड कम करने के लिए इसको इतनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए, इसको 1 कैलोरी पानी को। इसलिए पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। स्थल मंडल जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म होता है। यानी कि वो ऊष्मन क्या होता है, गर्म होने की अंतर ऊष्मन के कारण होता है। एक डायग्राम बनाइए फिर। साउथ 5 नॉर्थ है और ये है 30 35 नॉर्थ। अच्छा सा ये कौन सी पेटी है आपको पता होगा, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी। क्या है, हाई प्रेशर। ये क्या है, लो प्रेशर की पेटी है, इसको क्या कहते हैं, डोल्ड्रम। लो प्रेशर या निम्न वायु दाब, डोल्ड्रम इसको कहते हैं। इसमें हल्की छीड़ पछुआ कोने चलती है, ये व्यापारी कोने ऐसे चलती हैं। दक्षिणी गुलाब में यही कंडीशन है, 30 35 दक्षिणी गुलाब है, व्यापारी कोने दक्षिणी गुलाब की यहां जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके दोनों किनारे पे डोल्ड्रम के कन्वर्जेंस हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। यहाँ पे कन्वर्जेंस अभिसरण हो रहा है और यहाँ से हवा ऊपर उठती है, ये ऊपर उठ के यहाँ जाएगी, उतरेगी, यहाँ हवा ऊपर उठती है। ठीक है, हमारा यहाँ पे संक्रमण क्षेत्र है, कन्वर्जेंस हो रहा है। अब आते थोड़ा सा इसमें आ जाइए, एक और बनाते हैं इंडिया में। ये देखिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। अब थोड़ा आगे लिख लीजिए, तब आगे समझ में आएगा। जो आपने लिखा है, हाँ बनाना है, उसको बनाइए तभी समझ आएगा। ये वाला थी NITC, ये खिसक के चली गई NITC। ये है, इस समय सूर्य यहां चमक रहा है दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, दक्षिण पे खिसक गई। अब इस समय कंडीशन में सूर्य यहाँ पे मकर रेखा के, यहाँ पे मकर रेखा है, भारत के आसपास गुजर रही है, ये सन यहाँ पे पहुंच गया है, यहां से यात्रा करके यहां पहुंच गया है, यहां चमक रहा है। वायुदाब की पेटियों को खिसका हुआ
ये जो थी डोल्ड्रम वाली स्थिति थी, इसका विस्तार होके पूरा यहाँ तक भारत के ऊपर आ गया, और ये जो व्यापारी घोड़े थे ये विलुप्त हो गए, ये गायब हो गए। ये खिसक के चला गया मध्य एशिया के ऊपर, यहाँ चला गया खिसक के, ये यहाँ चला गया खिसक के, और जो यहाँ पे हुआ करती पेटी ये खिसक के यहाँ पे, और क्या होता है, ये पौनों का विस्तार भारत में हो गया एडमंड हेली के अनुसार। समझ आ रही है? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारी कौन थी, विषुवत रेखा को क्रॉस करके हेरल के अनुसार अपने दाएं तरफ मुड़ के और भारत में चल पड़ती है। ये दक्षिणी पश्चिम मानसून है, ये ग्रीष्म ऋतु की कंडीशन है। इस समय व्यापारी कौन चल रही है, यह नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, व्यापारी कौन है, यह साउथ वेस्ट ट्रेड। इस समय भारत यहाँ पे है, भारत में विस्तार है, ये भारत के ऊपर से चल रही है व्यापारी को, यही विस्तार होके आगे चल रहा है। लिख लीजिए इसको थोड़ा सा है, फिर आगे चलते हैं। क्या लिखा आपने, ग्रीष्म ऋतु में, आगे जहां से लिखा था वहीं से आगे, ग्रीष्म ऋतु में एशिया का मध्य भाग ग्रीष्म एशिया का मध्य भाग पेशावर से लेकर बैकाल झील तक गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हुआ, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो गया, कर्क रेखा चमक रहा है, सूर्य गर्मी में कर्क रेखा चमक रहा है, इसलिए मध्य एशिया का गर्म हो गया। पेशावर से लेकर बैकाल तक, बैकाल झील तक गर्म हो जाता है और निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित हो जाता है। ये क्या है, लो प्रेशर है, अब ये लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया है। ये वाला लो प्रेशर देखिए, जो विषुवत रेखा पर लो प्रेशर था वो शिफ्ट होकर चला गया गंगा के मैदान पर, यहाँ लो प्रेशर, और यहाँ पे ये वाला जो हाई प्रेशर था ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ है, और ये शिफ्ट होकर आ गया है अरब सागर पर, यहाँ पे हाई प्रेशर। अब इधर से हवा चल रही है इधर से, और दक्षिण पूर्व की कोने आएंगी तो इसको और बढ़ाएंगे। ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर से अब ये चलेगी, तक गर्म हो जाता है और निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित हो जाता है। निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत दक्षिणी हिंद महासागर पर उच्च वायु दाब होता है। दक्षिणी हिंद महासागर पर या हिंद महासागर पर उच्च वायु दाब होता है, या हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, हवा किधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उच्च वायु दाब होता है। इस वायु दाब प्रवणता के कारण, इस वायु दाब प्रवणता के कारण सागरी पवनें स्थल की ओर चलती हैं, सागरी पवनें स्थल की ओर चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर दक्षिणी भूमध्य रेखा को पार कर फेरल के नियमानुसार दक्षिण पश्चिम
से उत्तर पूरब की ओर चलती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलती हैं। सागर से आने के कारण एक और डायग्राम इसे बना लीजिए इसकी विपरीत पर शीत ऋतु में यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। ये कंडीशन होगी। इधर से व्यापारिक कोण ऐसे चलती है। ये देखिए यहाँ पे व्यापारिक कोण कहाँ है, शीत ऋतु में। ये सन अब यहाँ आ गया, दक्षिण पूर्व में आ गया सन मकर रेखा पर। अब देखिए ये शिफ्ट होगी बेल्ट, तो जो दक्षिणी गोलार्ध शीत ऋतु में जो दक्षिण गोलार्ध व्यापारिक कोण भूमध्य रेखा को पार कर जाती है, पार नहीं कर पाएगी। अब ये इस तरह से रहेगी। तो इधर हवाई लो प्रेशर यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया जाड़े में, और इधर से हवाएं चलने लगती है। आपने क्या लिखा, आर्द्रता से दक्षिणी पश्चिम हो जाती है, सागर से आने के कारण आर्द्रता से भरी रहती हैं, और स्थलीय अवरोध के कारण उपमहाद्वीप पर वर्षा करती है। देखिए फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट फ्लोन का छोटा छोटा है गत्यात्मक सिद्धांत, डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लोन। फ्लोन का दूसरा सिद्धांत है इनमें थोड़ा सा अंतर है। इनमें भी वायुदाब पेटियों के कारण ही मानसून को उत्पत्ति बताई थी। बस बताया था कि ये जो ITC जेट है, समझ लेंगे फिर लिखेंगे। जीरो है, ये व्यापारिक कोण है, और ये वाला इनका विस्तार हो जाता है ऐसे, इस पर चल रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिए क्या अंतर है। इसमें दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोणें विषुवत रेखा को पार, फ्लोन के सिद्धांत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोणें विषुवत रेखा को पार नहीं करती। इन्होंने ये बताया था कि जो डोल्ड्रम की पेटी होती है, नॉर्थ इंटरट्रैपल कन्वर्जेंस जोन्स और साउथ इंटरट्रैपल कन्वर्जेंस जो क्षेत्र होता है, इसके बीच की पेटी, इसको क्या कहते हैं, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। निम्न वायुदाब का क्षेत्र, इसको डोल्ड्रम भी कहते हैं। डोल्ड्रम आप किताबों में पढ़ेंगे। इस डोल्ड्रम में पृथ्वी जब तेजी से घूमती है, रोटेट करती है, इसमें पछुआ हवाएं चलती हैं। कुछ लोग, डोल्ड्रम का मतलब होता है शांत, लेकिन वास्तव में शांत नहीं होता, इसमें पछुआ हवाएं
चलती हैं पूर्व से पश्चिम, केवल इन्हीं पछुआ हवाओं का विस्तार भारत के ऊपर हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं इसको पार नहीं करती हैं। गत्यात्मक सिद्धांत में, फ्लोन के सिद्धांत में यही पश्चिम व्यापारी जो डोल्ड्रम में चलने वाली पछुआ पवनें हैं, इनका विस्तार भारत के ऊपर हो जाता है और ये ग्रीष्मकालीन मानसून को जन्म देती है। यही वाली व्यापारिक पवनें चलती। इस कंडीशन में दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें इसको पार नहीं कर पा रही। ये सिद्धांत केवल बताया। इतना बना लीजिए और लिखिएगा। इस समय सन यहाँ पे इसको बना लीजिए तब लिखिए वाला। वो भी थोड़ा शार्ट बाय शार्ट बना लीजिए। चित्र बनाने में तब थोड़ा सा और कंजूसी न करिए, पेज खराब हो जाए, खराब होने दीजिए। ये तो बड़े आसान आसान सिद्धांत है। ये कौन सी पवनें हैं? पछुआ पवनें हैं। पछुआ पवनें डोल्ड्रम में थी। इन्हीं का विस्तार भारत के ऊपर हो जाता है और ये सागर की ओर से आने के कारण वर्षा करती है। जल्दी बनाइए तब लिखें। बोले गतिक संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति वायुदाब की पेटियों के खिसकाव पर आधारित होती है। वास्तव में दक्षिणी एशिया की मानसून पवनें उष्णकटिबंधीय ग्रहीय पवनों का संशोधित रूप है। उष्णकटिबंधीय क्या बोला? वास्तव में दक्षिणी एशिया की मानसून पवनें उष्णकटिबंधीय ग्रहीय पवनों का ही संशोधित रूप है। फ्लोन के अनुसार शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब के कारण वायुदाब पेटियों का विषुवत रेखा की वो वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण के कारण ITCZ इसको लिखेंगे अंतरा उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय अभिसरण
मेखला, हिंदी में ITCZ को ITCZ। यहाँ जब भारत में शीत ऋतु में उच्च वायुदाब होता है, ये पेटियां दक्षिण को रहती है, तो यहाँ पे व्यापारिक पवन, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, दक्षिण गोलार्ध की पवन, दोनों वायुदाब की पेटियां क्या करती हैं, इस ITCZ को विषुवत रेखा के आसपास बनाए रखती हैं। ये उत्तर दक्षिण नहीं जा पाती शीत ऋतु में। शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं और दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवन, इन दोनों पवनों का अभिसरण होता है और ये वायुदाब की जो डोल्ड्रम है, ITCZ है, ये विषुवत रेखा के आसपास बना रहता है। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु खत्म होती, उत्तरायण होता है सूर्य, तो ये क्या होती है, पेटी उधर की तरफ खिसक जाती है। वो जो आपने डायग्राम बनाया है वहां पे देखिए थोड़ा सा क्या लिखा आपने, पेटियों के स्थानांतरण के कारण ITCZ विषुवत रेखा के पास विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण होता है। दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण होता है। ITCZ विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण होता है। इस अभिसरण क्षेत्र में डोल्ड्रम अथवा शांत पेटी, डोल्ड्रम अथवा शांत पेटी होती है, जिसमें पछुआ पवनें चलती हैं। ये देखिए, ये वाली पछुआ पवनें चलती है, ध्यान दीजिए, ये वाली दोनों के बीच में चल रही है। इस ITCZ में दोनों गोलार्धों की कन्वर्जेंस SITC NITC के बीच में पछुआ हवाएं चलती हैं। देखिए, अभिसरण क्षेत्र में डोल्ड्रम शांत पेटी होती है जिसमें पछुआ हवाएं चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं या कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, तो ITCZ उत्तर की तरफ खिसक कर पच्चीस से 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच, 25 से 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच लगभग ये वाली पहुंच जाती है यहां। इसमें देखिए, ये वाली यहां पहुंच जाती है, जो ये दक्षिणी गोलार्ध में थी, वास्तव में ये वाली ऐसे थी, यही वाली पहुंच गई है वहां पे। अभी हम क्लास में बात कर रहे हैं, यही वाली जो थी यहाँ पे शीत ऋतु में ये थी NITC। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो ये चूंकि स्थल खंड है तो ये सीधी नहीं रहती है। आपने देखा होगा कि वायुदाब रेखाएं, समताप रेखाएं होती हैं, विश्व के मानचित्र देखेंगे तो टेढ़ी हो जाती हैं। एशिया के ऊपर, जमीन के ऊपर ज्यादा उत्तर की सब जाती है और जाड़े में दक्षिण तक खिसक जाती है, लेकिन महासागरों पर बिल्कुल सीधी रहती है। तो ये खिसक के यहाँ पे चली जाती हैं और इसमें डोल्ड्रम की पछुआ पवनों का विस्तार इस पर हो जाता है और वही मानसून कही जाती है। देखिए, जब कर्क रेखा पर पड़ती है, ITCZ उत्तर की ओर खिसक कर 25 से 30 अक्षांश के बीच पर स्थापित हो जाती है। जिससे पछुआ पवनें नहीं, डोल्ड्रम की पछुआ पवनों का विस्तार भारत के ऊपर हो जाता है
जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। ये तो थी बहुत पुरानी विचारधारा थी, ये 1951 में इन्होंने दिया था, 1951। लगभग 5 दशक तक जब शोध हुए, रिसर्च हुए, उसके बाद से ये पता चला कि मानसून की उत्पत्ति का संबंध केवल धरातली पवन संचार प्रणाली से नहीं है, केवल धरातल की, फिर ऊपरी वायुमंडल के भी पवन संचार प्रणाली से इसका संबंध है। और 1950 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जेट स्ट्रीम की खोज हुई, फिर तिब्बत पठार पर एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया 1958 में कोटेश्वरम ने, मोनेक्स अभियान चला 1975-76 में। बहुत सारे रिसर्च हुए, रिसर्च होने के बाद कंप्यूटर मॉडल के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि वास्तव में मानसून जो होती है उसकी उत्पत्ति केवल धरातली पवनों से संबंधित, ऊपरी उच्च वायुमंडल की पवन संचार प्रणाली से भी इसका संबंध है। तब यह नवीन संकल्पना आती है। तो लिखिए जरा, मानसून उत्पत्ति की नवीन अवधारणा। इसकी कमियां नहीं दिखा रहे, बहुत लेंदी हो जाएगा, बस ये समझिए इसकी कमियां क्या थी। कमियां ये थी कि इन सिद्धांतों के अनुसार क्योंकि ये उच्च वायु और निम्न वायु और पेटियों का स्थानांतरण ये नियमित रूप से होता है, लेकिन मानसून में नियमितता नहीं होती है। भाई मानसून कभी देर से आता है और कभी पहले आ जाता है, कभी जल्दी वापस हो जाता है, कभी देर से वापस होता है, बीच बीच में मानसून का अंतराल भी हो जाता है। आप देखते हैं एक दिन से लेकर 4 दिन 5 हफ्तों 10 दिन तक बीच में बारिश होती है नहीं बिल्कुल। कहते हैं तो मौसम विज्ञान के तरफ मानसून सक्रिय हो गया, कभी बीच बीच में निष्क्रिय हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से ये पता चलता है ये चीज़ तो नियमित हो रही है, लेकिन मानसून नियमित नहीं हो रहा है। इसी आधार पर इसकी आलोचना की गई और ये थ्योरी सब खारिज कर दी गई। नवीन धारणाएं आई, इसमें लिखिए थोड़ा, यही असली वाला है, अभी तो ट्रेलर था। लिखिए, भारतीय मानसून को समझने के लिए ऊपरी वायुमंडलीय पवन संचार का अध्ययन पिछले 5 दशकों से किया जा रहा है। इन अध्ययनों से, तेज बोल रहे हैं क्या, छूट रहा है? थोड़ा सा समय बहुत कम है भाई, इसमें टाइम लिमिट है कि इतने लिमिट में चैप्टर आपको खत्म करना है। इसके बाद क्या है किया जा रहा है इन अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों और कंप्यूटर आधारित विश्लेषण से नई अवधारणाएं सामने आई। पहला था जेट स्ट्रीम। चलिए जरा जेट स्ट्रीम के बारे में देखते हैं क्या है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम में जेट धाराएं, जो हमारी धरती है इस पर जेट स्ट्रीम ऐसे चलती हैं सर्पिलाकार मार्ग से। शीत ऋतु में
शीत ऋतु में ये दक्षिण की तरफ आ जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर की तरफ जाते हैं। ऐसे सर्पिलाकार ऊपरी वायुमंडल में करीब 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। ऊपरी वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल क्षोभ मंडल में चलती हैं। ये क्षोभ मंडल में चलती हैं हिमालय पर्वत के अवरोध के कारण। जब ये चलती है भारत के ऊपर तो ये शीत ऋतु में ये दक्षिण तरफ होती है। तो आप देखिए हिमालय पर्वत है, पठार है, तो इसका अवरोध होता है। अवरोध के कारण ये ऐसे 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ये उत्तरी शाखा है और ये मुख्य शाखा है। कब होता है? शीत ऋतु में, क्योंकि शीत ऋतु में वायुदाब पेटियां भी दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, ऊपरी वायुमंडल की वायु प्रणाली भी दक्षिण की तरफ शिफ्ट होती है। दोनों एक साथ, दोनों में काय कारण का संबंध होता है। तो ये शिफ्ट होता है जेट स्ट्रीम के कारण। ये जेट स्ट्रीम होती है करीब 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और ये पूरा इनके 3 डायमेंशनल होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब होती है, पूरा ऐसे चलती है। ये मोटाई में चलती है, 300-500 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। इनका प्रभाव धरातली मानसून में पड़ता है, क्योंकि जब ये इतनी स्पीड से चलती है इसके नीचे की कोई हवा ऊपर नहीं उठ पाती है, और हवा जब तक ऊपर उठेगी नहीं बारिश नहीं हो सकती है। हवा को उठना जरूरी है। जेट स्ट्रीम संकल्पना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते रहिए। तब जेट धाराएं, इसलिए इनकी खोज, जेट धाराओं की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। जेट स्ट्रीम 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 से 35 अंश उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 अंश उत्तरी अक्षांश पर तीव्र गति से सर्पिलाकार मार्ग से प्रवाहित होती हैं। ये वास्तव में वायु की सरिता होती हैं, या वायु की नदियों के समान होती हैं। वायु की नदियों के समान होती हैं, जिनमें गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इनकी गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनका प्रभाव धरातली मौसम पर भी पड़ता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। शीत ऋतु में जब सूर्य
मकर रेखा पर लंबवत होता है, उस समय यह हिमालय और तिब्बत पठार के ऊपर होती है। हिमालय के कारण यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। देखिए यह हिमालय है, यह तिब्बत का पठार है, ये ऐसे आ रही है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये थोड़ी तेजी से चलती है। शीत ऋतु में करीब ये रहती है 15 जून के आसपास तक बनी रहती है। तो जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, मानसून खत्म होते समय आ जाती है सितंबर अक्टूबर के बाद से शिफ्ट हो जाती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक रहती है, 5-6 महीना तक रहती है। भारत की दक्षिण में यहाँ से जब वो ऊपर चलती है तो यहाँ से क्या होती है, हवाएं इसके साथ जो चलती हैं शीत ऋतु में, जून शुरू होता है तो उसे जून कहते हैं। क्या चीज अभी आते हैं, अभी उसी पर आ रहे हैं। पहले एक चीज को समझ लीजिए, ये इस समय क्या होता है, शीत ऋतु में ये धरातल की पवनें हैं। हम जो छोटे छोटे एरो बना रहे हैं ये धरातल पर पवनें चल रही हैं, और ये क्या है, ऊपरी वायुमंडल की है। ये ऊपरी वायुमंडल में चल रही है ये धरातल पवनें, और ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून कहेंगे या ट्रेडविंड कहें, मानसून है, चलती है भारत में। क्योंकि ये पवन जो होती है ऊपर चलती है, तो ऊपर से क्या होती है, वायु नीचे उतरती है, ऊपर नहीं उठती, नीचे उतरती है, और जमीन पर ऑलरेडी पहले से ही लो प्रेशर बना हुआ, हाई प्रेशर बना हुआ, उच्च वायु दाब, ठंड पड़ रही है उत्तर भारत में। शीत ऋतु में उत्तर भारत में इसमें ठंड पड़ रही है, तो जमीन पर क्या है, उच्च वायु दाब बना हुआ है। ऊपर की जो हवा है वो भी ऊपर नीचे उतर रही है, उतरने के बाद ये हवाएं ऐसे चलती हैं, यही उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं हैं। इस समय हिमालय का जो कोरोमंडल तट है इस पर वर्षा हो जाती है। इसी जेट स्ट्रीम के नीचे वो जो भूमध्य रेखीय सागर में जो चक्रवात बनते हैं, पछुआ विक्षोभ, वो आते हैं यहाँ तक आते हैं, उनके साथ हवा चलती है। इसका हम एक चित्र बना रहे हैं 3 डायमेंशनल, जरा वो बनाइए, चश्मा लगाइए 3 डायमेंशन वाला। इसी को तब आपके ज्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा था आपकी पेज खराब होगी, कहीं खराब नहीं होंगे, बट फायदेमंद है। हिमालय के कारण साइबेरिया से आ ही नहीं पाती है ना, थोड़ा बहुत भी नहीं आ पाती है। हिमालय 600
6 किलोमीटर ऊंचा है, शीत ऋतु में साइबेरिया की हवाएं आ ही नहीं पाती हैं। मार्ची मानसून की उत्पत्ति में साइबेरिया की हवाएं हिमालय के कारण आ ही नहीं पाती हैं और ये उत्तर भारत 8 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा रहता है। अगर आ जाती है तो यहाँ तक बर्फ जम जाती है। साइबेरिया की हवाएं नहीं आ पाती हैं हिमालय के अवरोध के कारण। इसलिए भारतीय मानसून की उत्पत्ति में थोड़ा सा चित्र बनाइए आप। यह है हिमालय, हिमालय है, ये भारत है। थोड़ा सा और आप चले जाइए, खड़े हो जाइए यहाँ पर और यहाँ से भारत को थोड़ा सा ऊंचाई दे दिए। देखिए ये तिब्बत का पठार है, ये पूर्वी शाखा यहाँ से जा रही है। जेट स्ट्रीम को हिमालय ने डिवाइड कर दिया, ऊंचाई पर है। यहाँ पे देखिए ये सतह पर है, ये हवाएं उतर रही है, कि ये बंगाल की खाड़ी से कैसे इधर को चल पड़ती है। ये ऊपरी वायुमंडल है, ये धरातल पर की हवाएं हैं। क्लियर है? ये जेट स्ट्रीम आपकी चल रही है, ऊपर चल रही है। ये हिमालय को थोड़ा सा 3D वाला रूप दिया गया है। तो ये देखिए जेट स्ट्रीम यहाँ चल रही है, इसके नीचे सतह पर ये हवा इसके साथ जो आती है तो 3 किलोमीटर की मोटाई पर, कई किलोमीटर मोटाई पर साथ आती है। भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर में बने हुए जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो इन जेट स्ट्रीम हवाओं के साथ भारत आते हैं और इनकी पूर्वी सीमा पाकिस्तान तक होती है। इन जेट स्ट्रीम जो हवाएं होती है ऊपर नीचे से हवाओं को ऊपर नहीं उठती है, बल्कि वायु का अवतलन होता है, नीचे उतरती है हवाएं। यहाँ से थोड़ा हवाएं नीचे उतरती हैं और ये इधर को चल पड़ती है भारत के ऊपर और इधर से। इसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। ये कब की कंडीशन है? शीत ऋतु है। ये शीत ऋतु की कंडीशन है। कलर और मार्कर कलर वाला नहीं है क्या? बन गया? क्या चीज अभी समझाते हैं? क्या बताइए इसमें क्या समझ में आया? हमने ये डायग्राम बनाया, जेट स्ट्रीम चल रही है 7 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर। जेट स्ट्रीम हिमालय पर्वत के कारण ये पूरा तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार है, हिमालय है और इसके कारण अवरोध होता है। कोई चीज जब रास्ते में से पड़ता है तो इसे डिवाइड हो जाती है। बीच में हवा चल रही है, इसे कोई हवा चले बीच में कोई पेड़ पड़ जाए या कोई चीज पर तो 2 भागों में इसे बढ़ जाती है। जब हवा ये बढ़ गई है और नीचे ऊपरी वायुमंडल में, ये जेट स्ट्रीम कहाँ चल रही है? ऊपरी वायुमंडल में चल रही है और ये नीचे से धरातल पर कौन सी हवा चल रही है? कुछ इधर को भी चल रही है, इधर को धरातली पवन और ये ऊपरी पवन संचार करा रही है। तो तिब्बत पठार के कारण ये 2 भागों में बट गई है। एक शाखा उसको उत्तर की तरफ चली गई है, एक दक्षिण तरफ। ये कभी कंडीशन है शीत ऋतु में। तो हवाएं क्या होती हैं, जब हवा ऊपर से नीचे उतरेगी तो जाएगी कहाँ? फिर वो दक्षिण उत्तर हिमालय है,
तो दक्षिण की तरफ से हवाएं चल पड़ती, और चूंकि दक्षिण तरफ यहाँ पे लो प्रेशर भी है, साउथ में लो प्रेशर भी है, यही को हमने थोड़ा सा 3 डायमेंशन में बनाया है। हम यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, यानी हम यहां खड़े हो गए हैं, यहां खड़े होकर देख रहे हैं, ये हिमालय है आपका। हिमालय के कारण देखिए इसका विभाजन हुआ है, ऊंचाई पर हुआ है, नीचे गंगा का मैदान है, यहां से इतनी ऊंचाई नीचे जमीन पर, इधर तिब्बत का पठार है, चलती यहीं पे है, लेकिन मैंने यहां बताया ये हवा जेट स्ट्रीम ऊंचाई पे चल रही है और धरातल पर ये हवाएं इधर को ऐसे चल रही है। क्या चीज यहाँ से मुड़ के ऐसे आ जाती है, इधर से भी चलती है बहुत हल्की, लेकिन कुल मिला के जिसकी फोर्स रहता है, तो जब ऊपर से हवाएं चलती हैं तो नीचे की हवा को भी अपने साथ ले जाती है। तभी तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ के जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जेट स्ट्रीम के नीचे नीचे यहाँ तक आते हैं, भारत तक आते हैं। तो हवाएं क्या होती है, पछुआ विक्षोभ हवाएं ही तो होती है, पछुआ विक्षोभ ये हवाएं आएंगी भारत में, इनके साथ ऐसे चलते हैं, कुछ इधर को भी चलते हैं, हाई प्रेशर बना रहता है, ऐसे भी चलते हैं, भारत की तरफ भी चलते हैं। मुख्य रूप से ये इसका है उत्तरी पूर्वी मानसून को दिखाने में थोड़ा। उत्तरी पूर्वी मानसून इसलिए है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जब होकर आके हवाएं चलती हैं इधर, ये ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, या इसको उत्तरी पूर्वी मानसून भी कह सकते हैं। मानसून होता ही है, ये कोरमंडल का तट इसके सामने पड़ता है, अरब सागर से आने के कारण यह हवाएं आर्द्रता से भरी होती हैं, यहाँ पे वर्षा करती है। जेट स्ट्रीम के नीचे, इसके नीचे जो आती है तो पछुआ विक्षोभ जाता है, उत्तरी भारत में वर्षा करता है। और आगे चले, थोड़ा आपने एक जाके बुक गर्म पढ़िए, जब इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। मैंने बहुत ईजी किया इसको, आगे चलते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में चलते हैं थोड़ा, अब इसको ग्रीष्म ऋतु में ले जाएंगे, इसको हटा के इधर ले जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु में इसको हम शिफ्ट करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में जब उत्तरायण होगा तो क्या होता है, जेट स्ट्रीम उत्तर की तरफ खिसक जाएगी, तो ये वाली शाखा है ये विलुप्त हो जाएगी, केवल यहाँ रहेगी ये वाली। और इसी समय तिब्बत का पठार है, इसकी भूमिका क्या होती है इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा लिखे आगे, क्या लिखा आपने, कहाँ तक क्या? 2 भागों में विभाजित है, हिमालय के कारण 2 भागों में विभाजित है। इसकी एक शाखा हिमालय के उत्तर में और दूसरी शाखा, दूसरी या मुख्य शाखा हिमालय के दक्षिण में गंगा मैदान के ऊपर होती है। पाकिस्तान में मुल्तान के ऊपर, इसी जब कोई तेज हवा चलती है इसमें, या कोई अगर तेज हवा इससे चलती है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे भंवर बनती है। अब देखो पानी वो तेज चलता है तो किनारे पर अवरोध होता है, ऐसे भंवर बन जाती है। पानी नदी प्रवाह देखा इसे, थोड़ा सा पानी जो तो इससे गोल गोल भंवर बन जाती है। तो जब ऊपरी वायुमंडल में यहाँ एक भंवर बन जाता है, एक प्रतिचक्रवात बन जाती है, इसमें एंटी साइक्लोन बन जाता है, मुल्तान के ऊपर बनता है। और जब ऊपर उच्च वायुदाब बन जाता है, जेट स्ट्रीम है ऊपर, जब उच्च वायुदाब तो हवा नीचे उतरती है। लिखिए अपने शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम द्वारा क्या लिखा, मुल्तान के ऊपर, पाकिस्तान में मुल्तान के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में उच्च वायुदाब ब्रैकेट में प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, वायु का अवतरण होता है। देखिए नीचे वायु कर रही है,
जेट स्ट्रीम के नीचे हवा नीचे उतरेगी, जिससे वायु का अवकलन होता है। इस समय धरातल पर भी उच्च वायु दाब, इस समय धरातल पर भी उच्च वायु दाब की स्थिति होती है। धरातल पर भी उच्च वायु दाब की स्थिति होती है, जिस कारण स्थल से सागर की ओर उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर पवन संचार प्रणाली स्थापित हो जाती है। पवन संचार प्रणाली स्थापित हो जाती है। इसे ही उत्तरी पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलने के कारण, बंगाल की खाड़ी से की ओर से चलने के कारण, ऊपर से चलने के कारण, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चलने के कारण इसमें नमी आ जाती है। क्योंकि कोरोमंडल तट या तमिलनाडु तट इन पवनों के सम्मुख पड़ता है। इस कारण यहां पर शीतकाल में वर्षा होती है या शीतकालीन मानसून से वर्षा होती है। इस कारण यहाँ शीतकालीन मानसून से या उत्तरी पूर्वी या जो भी से वर्षा होती है। पश्चिमोत्तर भारत में, लाइन बदल के, पश्चिमोत्तर भारत में जेट स्ट्रीम के नीचे, जेट स्ट्रीम के नीचे नीचे भूमध्य सागर में बने शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात नीचे नीचे भूमध्य सागर में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पछुआ विक्षोभ के रूप में भारत तक पहुंचते हैं। पछुआ विक्षोभ के रूप में भारत तक पहुंचते हैं, जिनकी पूर्वी सीमा पटना तक होती है। इनकी पछुआ विक्षोभ पटना तक पहुंच जाते हैं। पटना तक पूर्वी सीमा पटना तक होती है। अलग अलग बनाना एक डायग्राम दूसरा इसी तरह का बनेगा।
देखिए ग्रीष्म ऋतु में लिख लीजिए पहले ग्रीष्म, ये कितनी जगह छोड़ दीजिए, ये देखिए अभी प्रोसेस को समझा रहे हैं। ये गायब हो गई, यहाँ से ये विलुप्त हो गई। कौन सी जेट स्ट्रीम विलुप्त हो गई? अब ये इधर चल रही है, यहाँ से विलुप्त हो गई। तिब्बत के पठार पर ग्रीष्म ऋतु में जब अधिक गर्म हो जाता है तो 2 से 3 सेंटीग्रेड अधिक वर्षा टेम्परेचर प्राप्त होता है। इसका टेम्परेचर 2 से 3 सेंटीग्रेड अधिक होता है। अब ये हीटर का काम करता है। जब हीटर का काम करता है इसकी हवा ऊपर उठती है, जब ऊपर उठ के जाके ऊपरी वायुमंडल में एंटी साइक्लोन बन जाता है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अब एंटी साइक्लोन बन जाता है। मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा दें। तिब्बत पठार क्या करता है? ये हीट हो गया, टेम्परेचर 2 से 3 सेंटीग्रेड जाता है। यहाँ की हवा गर्म होके ऊपर उठ रही है। हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठ रही है। ऊपर उठने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर बन गया तिब्बत पठार पे, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर बनेगा तो इधर ये प्रतिचक्रवात बनेगा, जिसका डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से रहेगा। और इसकी एक शाखा जो यहीं से चली जाती है और दूसरी शाखा ऐसे चली जाती है ऊपरी वायुमंडल में तिब्बत पठार पे। समझ रहे हैं? तिब्बत पठार चूंकि ये 5 किलोमीटर भी लिखवाएंगे, जमीन से 5 किलोमीटर ऊंचा है। चूंकि जब 5 किलोमीटर ऊंचा है तो इस 5 किलोमीटर के ऊंचे का जो वायुमंडल है वो विरल होता है, उस पर डस्ट बहुत कम होती है। तो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, उनका परावर्तन कम होता है, स्कैटरिंग कम होती है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा। पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको बहुत तेज धूप लगेगी। ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे तो धूप के अंदर जाएंगे तो धूप और छाये में 30 से 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर का अंतर होता है। धूप में इतना ज़्यादा धूप लगेगी और छाये में बहुत ठंड लगेगी। ऐसी कंडीशन पहाड़ों पर, क्योंकि वायुमंडल वहाँ बिल्कुल क्लियर होता है तो सनलाइट बिल्कुल सीधी आती है। तिब्बत के पठार पर जब टेम्परेचर होता है तो ये गर्म होता है, गर्म होने के बाद ऊपर उठती है और ये हवा इसकी एक शाखा इधर को चली जाती है, एक शाखा ऊपर चली जाती है। इसी को पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम। यही जेट स्ट्रीम यहाँ पे बन के हम देखो इधर ले जा रहे हैं और ये जेट स्ट्रीम जा रही है भारत के ऊपर जाके हिंद महासागर के ऊपर जाके उतरती है। इसकी ये पी कोटेश्वरम ने इसकी संकल्प दी, भारत के पी कोटेश्वरम। भारतीय मौसम विज्ञान के ये संकल्पना 1958 में दी थी। 1975-76 में जब मोनेक्स अभियान हुआ था उस समय इसकी पुष्टि हो गई थी कि तिब्बत पठार भारतीय मानसून के लिए स्विच का काम करता है। तिब्बत पठार भारतीय मानसून का स्विच है एक तरह से। तो जब ये हवा चलती है इधर से, देखिए वो हवा विलुप्त हो गई है। अब इस कंडीशन में कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है। सूर्य मकर उस पर चमक रहा है आपका कर्क रेखा पर,
वायदा पेटे उत्तर की तरफ खिसक रही है, और ये आपका जो जेट स्ट्रीम है जो कलकत्ता और बंगलौर अक्ष के सहारे ऐसे आती है और जाके यहाँ पे जो हवाएं इधर जाती हैं दक्षिणी मानसून, अब यहाँ से चलती हैं धीरे धीरे ये मानसून हवाएं जा रही है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। बंगाल की खाड़ी से होकर प्रवेश कर रहा है, ये चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई हवाएं अब ये ऊपर उठेगी यहाँ पे और बारिश करती है, हिमालय से टकरा के बारिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे जेट स्ट्रीम नहीं है। जब ये जगह खाली होती है यहाँ पे, जब चूंकि यहाँ की पवन इधर को चली जाती है, तो ये जब उतरती है यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट करती है। जब हवाएं उतरती है हाई प्रेशर क्रिएट करती है, तो जब हाई प्रेशर होता है इन मानसून हवाओं को पुश करती है, आगे को धक्का देती है। तो ये जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम शो करता है, इसको कहते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये वाली जो पूर्वी जेट स्ट्रीम आ रही है, यही पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये आके अब हिमालय पठार पर जाती है और ये भारत में उठ के पूरा वर्षा करती है। क्लियर यहाँ तक हुआ? हाँ, आप से जो हवाएं होती है सर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बढ़ती है। क्या चीज? हवाएं होती हैं वो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो उतर जाती हैं। इससे भारत से लो से ऊपर जा रही है। कहाँ से लो से ऊपर जा रही है? ऊंचाई है। ITC जेट इस समय तक अभी लिखवाया कहाँ मैंने, जिस समय ये जेट स्ट्रीम उत्तर की तरफ जाती है, ITC जेट खिसक के यहाँ पर आ जाती है। तो लो प्रेशर वाला अभी जो पीछे 2-3 मानचित्र बनाए वहां पे देखो ITC जेट कहाँ खिसक के जा रही थी, गंगा के मैदान पे, वो भी जमीन पे, चूंकि इस डायग्राम में वो बनाना संभव नहीं है। ITC जेट यहाँ पे आ जाएगी। ITC जेट ये क्या है? लो प्रेशर है, तो ये लो प्रेशर से हवा इधर जा रही है, समझ में आई? ये इस डायग्राम में वो बनाना संभव नहीं है, मैं यहाँ फिर बनाता हूँ। अभी जिस समय ये कंडीशन होती है उस समय ये कंडीशन होती है। अब बना दे, इधर इसको बना लिया। थोड़ा समझने पर जोर दीजिए, याद नहीं होगा मानसून, समझने पर जोर दीजिए, याद नहीं होगा। हम बना रहे, देखिए ये तिब्बत का पठार है। अब क्या हुआ, वो इधर चली गई, जेट स्ट्रीम इधर से गायब हो गई। ITC जेट का विस्तार यहां हो गया, ITC जेट का विस्तार, NITC का विस्तार 25 अंश नाग गंगा के मैदान पे हो जाता है। गंगा क्योंकि जिस समय ये विलुप्त होती है उसी समय ये नीचे से ITC जेट ऐसे खिसकती जाती है क्रम से उत्तर की तरफ। दोनों में कार्य कारण का संबंध है, यानी कि जब तक जेट स्ट्रीम उत्तर की तरफ नहीं जाएगी ये भी नहीं जाती है, उधर आगे नहीं बढ़ती है। जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाती है वैसे ये भी जेट स्ट्रीम सतह पर, जमीन पर, ये भी उत्तर की तरफ खिसकना शुरू होती है। और 25 जून के आसपास वो उधर भी गायब हो जाती है, हिमालय के ऊपर चली जाती है, उत्तर चली जाती है। वो ITC जमीन पर गंगा के मैदान पर चली जाती है। और यह है क्या? लो प्रेशर जो होता है। और वही जो हवाएं, ये हवा जो तिब्बत के पठार से आके ऊपर से ऐसे आ रही थी, उतर के थोड़ा सा इसको मैं लंबा लंबा बना रहा। लंबा मतलब ऊपरी वायुमंडल, और नीचे से ये चल रही है। अब आई क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? संकोच न कर, पूछो, संकोच न करे कोई, 10 बार पूछे। तो ITC जेट लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको दिखाने के लिए इसको साइड से बनाया, साइड से लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं, वही डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। जेट स्ट्रीम इधर से गायब हो गई है और तिब्बत के पठार पे ऊंचाई पर जो भी मैंने बताया ये कंडीशन बनी हुई है। और इधर से आके उतर के हमारे यहाँ कर रही है, प्रेशर क्रिएट करे, तो इधर तो हवा पुश कर रही है और इधर लो प्रेशर बना रहा, ये खींच भी रही है। जेट स्ट्रीम यहाँ है नहीं तो हवा ऊपर उठेगी, इधर से खींचेगी। अब ये मानसून चूंकि समुद्र की तरफ से आती है हवाएं और आर्द्रता से कम लदी होती है,
भारत के ऊपर जैसे अवरोध पड़ता है, पश्चिमी घाट पर्वत पड़ गया, हिमालय पड़ गया, तो ऊपर ऊपर उठती है और ज्यादातर पर्वतीय वर्षा भारत में होती है। क्लियर? तो साइलेंट हो भाई, इस तरीके से साइलेंट किताबों में नहीं मिलेगा सब, सोच बनाया गया, पढ़ते रहोगे दिन सब वही दिमाग समझ रहा है, लेकिन उसको सब डायग्राम बना के चाहिए से मानसून आता है। आप पढ़ोगे तो यही चीज लिखी हुई है, डायग्राम नहीं बना हुआ। तिब्बत का पठार लेके जेट स्ट्रीम है, खूब लिखा हुआ, अभी मैं लिखवा भी रहा हूँ, अब लिख लीजिए जरा। ग्रीक क्या लिखा? ग्रीस ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने पर जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर खिसक जाती है। कहां तक थे बताओ? पढ़ना तक होती है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आगे। ग्रीस ऋतु में सूर्य के उत्तरायण, ग्रीस ऋतु में सूर्य के उत्तरायण के कारण हिमालय के दक्षिण की जेट स्ट्रीम या खाली जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर खिसक जाती है और इसकी दक्षिणी शाखा गंगा के मैदान से विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है। जेट स्ट्रीम के मुल्तान के ऊपर अब जेट स्ट्रीम का टेढ़ापन या कर्वेचर या चाप, मुल्तान के ऊपर जेट स्ट्रीम का चाप लिखिए, उत्तर की तरफ हो जाता है। जिस कारण ऊपरी वायुमंडल में चक्रवातीय दशा उत्पन्न हो जाती है। चक्रवातीय दशा उत्पन्न हो जाती है। धरातल पर ऊष्मन के कारण क्या गर्म होना, ऊष्मन के कारण निम्न वायुदाब की स्थिति होती है। ITC जेट खिसक कर पच्चीस अंश उत्तरी अक्षांश अर्थात गंगा के मैदान पर अर्थात गंगा के मैदान पर स्थापित हो जाती है। क्लियर हुआ? जेट स्ट्रीम चली गई हिमालय के उत्तर और जमीन पर क्या हुआ? ITC जेट खिसक के चली गई गंगा के मैदान पर।
वास्तव में जेट स्ट्रीम और आईटीसी जेट के स्थानांतरण में जेट स्ट्रीम और जेट स्ट्रीम और धरातल पर आईटीसी जेट के विस्थापन में कार्य कारण का संबंध देखा गया है। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसके खिसकने में उत्तर क्यों खिसक जाती है, इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका पूर्वी जेट स्ट्रीम मार्कर कहा किया। ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम जब ज्यादा प्रबल होती है तो ये जो दक्षिणी शाखा है ये उत्तर खिसकने में भी मदद करती है। भाई ये पूरब से जोर डालिए, ये पश्चिम से चल रही है, तो ये प्रबल होती है और ये कमजोर होती है, तो ये उत्तर खिसकने में इसका भी योगदान होता है पूर्वी जेट स्ट्रीम का। दोनों में कितना जटिल संबंध है इनमें। तो ये उत्तर की तरफ खिसक जाती है, इसमें एक योगदान होता है। एक तो सूर्य का उत्तरायण होता है और ये भी सक्रिय होती है, ये प्रबल होती है। जब ये कमजोर हो जाती है, मानसून कभी देर से आता है, कभी पहले आ जाता है, इसी पर डिपेंड करता है ये कितनी प्रबल है पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये भारतीय मानसून का स्विच कहा जाता है पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये कितनी प्रबल है और ये जेट स्ट्रीम कब उत्तर खिसकती है। जब उत्तर खिसक जाती है और ये अचानक होता है, ये धीरे धीरे नहीं खिसकती है, अचानक शिफ्ट हो जाती है। जब अचानक शिफ्ट हो जाती है तो इसे मानसून की भी जैसे उत्तर शिफ्ट होती है और जमीन पर आईटीसी जेट धरातल पर धीरे धीरे खिसकती है और जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में खिसकती है। इधर ये प्रबल होती जाती है। तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम सक्रिय हो रही है, प्रबल हो रही है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो होती है वो उत्तर खिसक रही है, धरातल पर आईटीसी जेट उत्तर की तरफ खिसक रहा। तीन चीजें एक साथ हो रही हैं मानसून, जटिल प्रक्रिया। हेली और एडवर्ड हेली ने फ्लोरो ने दिया तो थोड़ा सिंपल था, तो सब बेकार हो गए। अब जो नए रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, आंकड़े हुए, कंप्यूटर से मॉडल बनाए गए, उनके आधार पर ये सब सिद्धांत आए। ये सब सच्ची नहीं है। देखिए क्या लिखा आपने, क्या लिखा कार्य कारण का संबंध होता है। कार्य कारण का संबंध होता है जो आईटीसी जेट को उत्तर की तरफ खींचती है। जिससे पछुआ पवने, और वही एडमंड हेली वाला जो पहला डायग्राम बना था याद है, जिससे पछुआ पवने और दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवने विषुवत रेखा को पार कर खेरल के नियमानुसार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में चलती हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में चलती हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत पठार की भूमिका। भारतीय मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत पठार की भूमिका। टाइम है खत्म करना है 5 मिनट। अरे रहने तो यार, कौन सा मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, धीरे धीरे क्यों
घुमाएगा। ज्योग्राफी कहीं नहीं पढ़े हैं? ये तो देखो एमए करके बैठे ज्योग्राफी में, मानसून पढ़ा था, आप समझ में आया? पहले ही आ गया था, अच्छी बात है। ये ज्योग्राफी किनसे पढ़ लिया करो, इनसे पूछ लिया करो, कोई क्वेश्चन यहाँ फंसा करो, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? तिब्बत पठार की भूमिका लिखिए। एक वही मोनेक्स अभियान चलाया गया था, मानसून एक्सपेडिशन 1973 में। एक्सपेडिशन जिसको शॉर्ट में मोनेक्स कहा गया था, 1973 में चलाया गया। 4 रूसी जहाज, 2 भारत के जहाज, और ये बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे थे इस पर, इन्होंने जाके बहुत सारे रिसर्च किए। इसी बात को, तिब्बत पठार की भूमिका को 1958 में कोटेश्वरम ने इसकी भूमिका के बारे में एक सेमिनार में बता दिया था, संगोष्ठी में बता दिया था कि तिब्बत पठार की भूमिका क्या है मानसून की उत्पत्ति में। ये पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में बता दिया था। लिखिए आगे लाइन बदल के, ये सब ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन है। तिब्बत पठार दो 2000 किलोमीटर चौड़ा और 6000 किलोमीटर लंबा है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 5000 मीटर है। इस प्रकार यह वायुमंडल में 5 किलोमीटर ऊपर उठा हुआ है, 5 किलोमीटर ऊपर उठा हुआ है। इस कारण यह अपने आसपास के क्षेत्रों से दो से 3 सेंटीग्रेड अधिक तापमान प्राप्त करता है। दो से तीन सेंटीग्रेड, मात्र 2 से 3 सेंटीग्रेड अधिक तापमान प्राप्त करता है। और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होकर हीटर की तरह काम करता है, हीटर की तरह काम करता है। अतः तिब्बत के पठार पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और क्षोभ मंडल में 500 मिलीबार की ऊंचाई है, 500 मिलीबार। क्षोभ मंडल में 500 मिलीबार की ऊंचाई पर तापीय प्रतिचक्रवात मिलीबार, क्या लिखा? 500 मिलीबार की ऊंचाई पर तापीय चक्रवात निर्मित हो जाता है।
निर्मित हो जाता है। तापी प्रतिचक्रवात ऊपर यहाँ पे निर्मित हुआ है। प्रतिचक्रवात में हवाएं बाहर की तरफ जाती है। हवाएं कहाँ से बाहर करती है? देखिए बाहर कर जा रही, बाहर कर जा रही है चारों तरफ। चक्रवात हवाएं बाहर चक्रवात निर्मित होना था। इससे पश्चिमी जेट स्ट्रीम कमजोर होने लगती है, क्योंकि इस प्रतिचक्रवात के दक्षिणी भाग में पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। पहले इसे पूरब की तरफ होता है, लेकिन बाद में कोलकाता और बंगलोर पर। पहले यह जेट स्ट्रीम पहले पूर्वी देशांतरों पर होता है। यह जेट स्ट्रीम पूर्वी जेट स्ट्रीम पहले पूर्वी देशांतरों पर होता है, किंतु बाद में कोलकाता बंगलौर अक्ष पर स्थापित हो जाता है। और फिर यह अरब सागर और अफ्रीका तक फैल जाती है। अरब सागर और अफ्रीका तक फैल जाती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम का दक्षिणी हिंद महासागर में या हिंद महासागर के ऊपर, पूर्वी जेट स्ट्रीम का हिंद महासागर के ऊपर, ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे अवतलन होता है। अवतलन हिंद महासागर के ऊपर अवतलन होता है, जिससे यहाँ उच्च वायुदाब बढ़ जाता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून और तीव्र हो जाता है। तीव्र हो जाता है, ठीक है। यहां से जब निकलते हैं ये ठीक हो जाता है। दो चीजें बची, एल नीनो का प्रभाव क्या होता है और दक्षिणी दोलन का मार्ची मानसून पर क्या प्रभाव होता है।